नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। डे 25 है हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। जो वीडियो है उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। टारगेट हमारा है 120 प्लस स्कोर करना यूपीएससी प्रीलिम्स में, ताकि आप प्रीलिम्स के तुरंत बाद मेंस की तैयारी में लग सकें। जो हमारा पहला सवाल है वो है इकोनॉमी से। कह रहा है कि इनमें से कौन से इम्पैक्ट होंगे अगर हम करेंसी को डिवैल्यूएट कर दें। ठीक है, देखो, अगर आप करेंसी को डिवैल्यूएट करेंगे मतलब कि फॉरेन करेंसी के तुलना में अपना भाव कम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि अभी $1 का वैल्यू 80 रुपये है। ठीक है, मैंने अगर इस वैल्यू को घटा दिया, मतलब कि अगर मैंने $1 के बदले अब 85 रुपये देना शुरू किया, यह क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिवैल्यूएशन। हमने अपनी करेंसी का वैल्यू कम कर दिया। मेरे को अब $1 के लिए 5 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिवैल्यूएशन। सर, अगर $1 के बदले हम केवल 75 रुपये देते तो क्या होता? इसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन। मतलब कि हमने अपनी करेंसी का वैल्यू बढ़ा दिया, अब मैं आपको कम रुपए दूंगा $1 के बदले। तो अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू घटाते हैं, डिवैल्यूएट करते हैं, तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हमें इन्फ्लेशन को कम्बैट करने में हेल्प नहीं मिलेगा। तो आपका पहला गलत हो गया। हमारा यहाँ जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो, अगर आप करेंसी को डिवैल्यूएट करेंगे तो आपका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। आपका एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हमारे एक्सपोर्ट फॉरेन मार्केट में ज़्यादा कंपटिटिव हो पाएंगे। तो हमारे यहाँ जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो बढ़ जाएगी डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो आपका जो सेकंड है वो करेक्ट है। अब सोचो, अगर हमारा करेंसी का वैल्यू गिर रहा है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा जो करेंट अकाउंट बैलेंस है वो तो इम्प्रूव होगा ना, बिकॉज एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। तो इट विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन करेंट अकाउंट बैलेंस। तीसरा यहाँ पर सही है। तो 2 और 3 सही है, मतलब सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लेना। यहाँ पर तुम्हारा जो करेंट अकाउंट है, जो कैपिटल अकाउंट है, वो पढ़ लेना। कैपिटल अकाउंट के पार्ट कौन कौन सा होता है वो चीज़ें समझ लेना। फॉर एग्जांपल FDI, FPI, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये सभी कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? हमारे यहाँ 3 सर्विसेज ऑल इंडिया हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं, रेवेन्यू और फॉरेन ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, IAS और IPS है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो 1 और 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। जो आर्टिकल 309 है ये कहता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इनके पास पावर होगा टू मेक लॉज टू रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस। ठीक है, मतलब कि यूनियन के लिए अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके लिए रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, और अगर स्टेट के लिए रिक्रूट करते हैं तो उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। ठीक है, आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है। मतलब कि अगर हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्रिएट करना है तो ये काम पार्लियामेंट कर सकता है, और उनका रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस दोनों को रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बातें हो गई। अगला सवाल है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो हम लोग मेजर करते हैं मैटरनल डेथ
पर लाख लाइफ बर्थ, अगर 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ है तो उनमें से कितने माताओं की मृत्यु हुई है जन्म देते टाइम, उसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ये रेशियो जितना कम उतना बढ़िया। जैसे कि केरला का MMR सबसे कम है 42 है, महाराष्ट्र का 55 है, तमिलनाडु का 63 है। क्योंकि जो साउदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, वहाँ पर एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा है, तो जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है साउदर्न स्टेट्स में। तो पहला करेक्ट हो गया। SDG ये बोलता है कि हमको 70 से कम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अचीव करना है, 70 से नीचे। तो यहाँ पर केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तीनों ने अचीव कर लिया ना। तो केरला इज नॉट द ओनली स्टेट, along with Kerala, Maharashtra and Tamil Nadu has also achieved SDG goal of 70 MMR per 1 lakh। तो आपका दूसरा गलत हो गया, केवल पहला वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल मैंने दिया है आपको, इंडियन ओशन रीजन में आइलैंड और वो कौन सी कंट्री के अंदर आता है, हमने आपसे ये पूछा है। तो पहले तो काम करेंगे क्या कि जो मैप है इंडियन ओशन का वो देख लीजिएगा, उसमें नॉर्थ से साउथ जाइए तो कौन से आइलैंड मिलते हैं, ईस्ट से वेस्ट पे कौन से आइलैंड मिलते हैं वो देख लेना, ठीक है ना। जो आइलैंड है वो देखना कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे है। तो जो कोकोस है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, ना कि यूके। जो रियूनियन है वो फ्रांस के अंदर आता है, जो क्रिसमस है वो आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो केवल 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, दैट्स वाई सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो डेव ग्रासिया है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो उसको देख लेना कि कहाँ पर वो आइलैंड है। अगला सवाल है, हमारे यहाँ जो सिस्टम ऑफ कॉलेजियम ऑफ जजेस है उसके बारे में। हमारे यहाँ जजेस का जो नाम है अपॉइंटमेंट के लिए वो ये कॉलेजियम रिकमेंड करता है। कॉलेजियम के रिकमेंड करने के बाद प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। तो इट इज़ अ सिस्टम अंडर विच जजेस आर अपॉइंटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग जजेस। कॉलेजियम का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बिल्कुल सही। कॉलेजियम रिकमेंड द ट्रांसफर ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी। देखो, जब मैं बात करता हूँ हायर जुडिशरी की, तो हायर में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट, वो सारा चीज़ कॉलेजियम ही देखता है। दैट्स वाई 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।